आज इंडोनेशिया के बाली में होगी शुरू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। प्रोजेक्टों में शहरी तरक्की, नमो घाट की बाजियाबी और काशी की विरासत समेत मुतअद्दिद अहम तरक्याती प्रोजेक्ट हैं शामिल। कुल हिंद शिक्षा समागम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, नए भारत की तामीर के लिए नए निज़ामात की तामीर, जदीद निज़ामात के इम्तिजाज का आज जितना ज़रूरी है इतना पहले कभी नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नई कौमी तालीमी पॉलिसी की असल बुनियाद तालीम को महदूद फ़िक्र के दायरे से बाहर निकालने और उसे 21वीं सदी के जदीद ख़यालात से हम आहंग करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का किया इफ्तिताह। इस किचन से 1 लाख तलबा को मिल सकेगा दोपहर का खाना। वज़ीर-ए-आज़म ने वाराणसी में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज पर 3 रोज़ा कुल हिंद शिक्षा समागम का भी किया इफ्तिताह। आला तालीम पर वाराणसी आलामिया को अपनाने के लिए मुल्क भर से 300 से ज़्यादा वाइस चांसलर इदारों के सरबराह इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं हिस्सा। बोरिस जॉनसन ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा छोड़ने का किया ऐलान। कहा, कंजर्वेटिव पार्टी के नए सरबराह के इंतखाब के लिए शुरू होगा अमल। नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इत्तफाक होने तक बोरिस जॉनसन ओहदे पर रहेंगे बरकरार। G20 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की 2 रोज़ा मीटिंग आज इंडोनेशिया के बाली में होगी शुरू। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर मीटिंग में करेंगे शिरकत। मीटिंग से अलग एस जयशंकर ने चीन, इंडोनेशिया और सेनेगल के अपने हम मनसबों और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर समेत मुतादिद ममालिक के वज़राए ख़ारजा से की मुलाकात। और खेल की खबरों में साउथहैम्पटन के रोज बाउल क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 मैच के लिए भारत और इंग्लैंड के दरमियान आज होगा मुकाबला। मलेशिया मास्टर्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जीत के साथ अगले दौर में पहुंची। दूसरे दौर के मुकाबले में पी कश्यप और साई परनीत ने किया मायूस। नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वाराणसी के रुकन पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के के दौरे पर हैं। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने काशी के लोगों को 1800 करोड़ रुपए के 45 प्रोजेक्टों का तोहफ़ा दिया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा। इनमें सड़कों के मुतादिद मंसूबे शामिल हैं। वाराणसी में गुज़िश्ता 8 साल में जिस तरह से लगातार सरमायाकारी हुई है, आज उसमें एक और अहम संग मील का इजाफा हुआ है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का दौरा किया, जहां उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी के बाद नौजवानों पर जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि नौजवानों को समझे बगैर उन पर मुसल्लत करने का दौर चला गया है। अभी तक स्कूल, कॉलेज और किताबें ये तय करते आए थे कि बच्चों को किस दिशा में जाना है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद अब युवाओं पर दायित्व और बढ़ गया है और इसके साथ ही हमारी भी ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम युवाओं के सपनों और उड़ान को निरंतर प्रोत्साहित करें, उसके मन को समझे, उसकी आकांक्षाओं को समझे, तभी तो खाद पानी डाल पाएंगे। उसे समझे बिना कुछ भी थोपने वाला युग चला गया है। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी की असल बुनियाद तालीम को तंग सोच से निकालकर उसे 21वीं सदी के जदीद नज़रियात से जोड़ना है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। हमारे युवा स्किल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, प्रैक्टिकल हो, कैलकुलेटिव हो। शिक्षा नीति इसके लिए जमीन तैयार कर रही है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के अपने दौरे पर LT कॉलेज के अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का इफ्तिताह किया, जिसमें तकरीबन 1 लाख तलबा के लिए खाना पकाने की गुंजाइश है। पीएम मोदी ने यहां तलबा से बातचीत की। उन्होंने अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन का मुआयना किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। गौरतलब है कि अक्षय पात्र एक रज़ाकार तंजीम है जो उत्तर प्रदेश समेत मुख्तलिफ रियासतों के स्कूलों में दोपहर का खाना फराहम करती है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का इफ्तिताह किया है। इस सिलसिले में अक्षय पात्र के कौमी सदर भरत दास से बात की हमारे नुमाइंदे आशुतोष शुक्ला ने। अक्षय पात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत दास जी हमारे साथ हैं। किस तरह से वाराणसी में अक्षय पात्र यहाँ के नौनिहालों को भोजन प्रदान करेगा, मध्याह्न भोजन प्रदान करेगा, क्या कुछ विशेषताएं हैं इनके इस पूरे प्लांट की, इन सारी चीजों को लेकर के इनसे बात करते हैं। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर अवलोकन करेंगे इनके प्लांट का तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा। ये एक्चुअली 1 लाख क्षमता का एक किचन है जहाँ पर हम मध्याह्न भोजन पकाएंगे बच्चों को और इधर वाराणसी के बच्चों को खिलाएंगे। जो हमारा अक्षय पात्र का है ये 62वां किचन है जो बन चुका है। अभी इनॉग्रेशन मोदी जी की कार्यक्रम कल से हो रहा है। ये एक प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप का एक बेस्ट नमूना है। इसमें 22 करोड़ का लागत लगा है इस किचन में और इस किचन में 1 लाख का कैपेसिटी क्षमता है। इस किचन में LPG पावर्ड कॉल्ड्रन्स है जो एक राइस कॉल्ड्रन है जो 40 मिनट में मान लीजिए 2,500 बच्चों का खाना बना जाता है। एक रोटी मशीन जैसे मैंने बताया 40,000 रोटी 1 घंटे में बन जाता है। और एक दाल मशीन है और या दाल खीर बनाने वाला एक अलग मशीन है, सब्जी बनाने वाला मशीन है, वो 2 घंटे में 6,000 बच्चों का एक ऑटोमेटिकली खाना बनाने का एक व्यवस्था है। गैस पावर्ड है तो इसमें टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि आप घर में खाना बनाते हैं ना वैसे ही रहेगा टेस्ट। और उसको पैक करेंगे हम स्टेनलेस स्टील वेजल्स में, इंसुलेट वेजल्स में पैक करके इधर से स्कूल में डिलीवर कर देंगे और बच्चों उसको गर्मा गर्म उनका हाथ में पहुंचेगा। यही है कि 3-4 घंटे में पूरा जो 1 लाख बच्चों का खाना बनना है वो बन जाता है। वाराणसी बहुत बड़ा जिला है, सारे जिले में इसका डिलीवरी सिस्टम क्या होगा? जो पैकिंग होगा इंसुलेटेड वेजल्स में पैकिंग होगा और बड़े बड़े हमारा व्हीकल्स है जैसे ट्रक है, छोटे छोटे व्हीकल्स भी है, छोटे जो गली में जाने के लिए भी ऐसे वेजल्स में लोड कर देंगे, उधर जाके डिलीवर कर देंगे और जो खाना लंच टाइम में ठीक से पहुंच जाएगा। हम आगे भी बहुत सारे प्लान कर रहे हैं। इधर 1 लाख बच्चों का जो खाना है इस कैपेसिटी इसी जो किचन में बन के जाएगा। नरेंद्र मोदी अक्षय पात्रा के इस प्लांट का जो है विधिवत शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही वाराणसी के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ेगा जब मशीनीकृत रूप से गुणवत्तापरक भोजन हमारे नौनिहाल बच्चों को मिल सकेगा। और इसके साथ ही तमाम सारे वो शिक्षक जो परिषदीय विद्यालयों में लगे रहते थे लगातार भोजन बनवाने के लिए, कभी कभी उसमें गुणवत्ता की तमाम सारी शिकायतें आती थी, वो सारी शिकायतें भी दूर होंगी। शिक्षक कहीं ना कहीं अपने पठन पाठन पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। तो निश्चित रूप से वाराणसी के अध्याय में एक नया इतिहास होगा। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज वाराणसी।
और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामी रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ पीस के मुजस्समे की रुनुमाई की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामी रामानुजाचार्य ने अपनी ज़िंदगी में मज़हब, अक़ीदत और मुल्क को वक्फ कर दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पैगाम आज भी लोगों के लिए तहरीक का बाइस है। उनके जीवन की अनेक घटनाएं ऐसी है जो युगों युगों तक हमें प्रेरणा दे सकती है। उन्होंने वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा करने का एक महान कार्य किया। रामानुजाचार्य जी का जीवन पूरे देश के अंदर विचरण करते रहे। 120 साल का पूर्ण जीवन उन्होंने धर्म, भक्ति और राष्ट्र को समर्पित किया। कश्मीर के साथ भी उनका गहरा रिश्ता रहा। मनसा वाचा कर्मणा, इस सूत्र को ही अपनाते हुए अपने जीवन को उन्होंने लोगों के सामने रखा। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शानदार क़यादत में जम्मू कश्मीर अमन की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, जिससे ये खात्मे की तरफ है। हमारे एलजी जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर शांति और प्रगति के रास्ते पर निकल पड़ा है। वहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक वर्चस्व प्रस्थापित करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में मनोज सिन्हा जी ने किया है और कश्मीर के जन जन तक कि बिना किसी भेदभाव से विकास के कार्य को पहुंचाने का काम भी उसने किया है। एक लंबे समय के बाद देश को अपेक्षा थी कि धारा 370 और 35A हट जाए, कश्मीर भारत के साथ अभिन्न रूप से जुड़ जाए। वो अपेक्षा को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जुमेरात को स्टील के मरकजी वजीर का इजाफी चार्ज संभाल लिया है। इस मौके पर वजारत के हुक्काम के साथ कई सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। ख़ास बात यह है कि स्टील के मरकजी वजीर RCP सिन्हा के इस्तीफ़े के बाद स्टील की वजारत का चार्ज ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। और मुंबई में मुसलसल बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आज मुसलसल तीसरे दिन भी वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी रही। कोंकण में भी बारिश से सड़कों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है और कई मकामात पर सड़कें बंद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दरियासना मुंबई के कई नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की भी इत्तला है। हालांकि रेलवे ट्रैफिक पर ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन मुंबई के नवाही इलाकों की ट्रेनें ताख़ीर से चल रही हैं और मुसाफिरों को इसकी इत्तला दी जा रही है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस रियासत की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और लोगों के लिए राहत और बचाव की हर मुमकिन कोशिशें जारी हैं। और बात केरला की करें तो वहाँ भी मानसून की वजह से मूसलाधार बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पठानमथिट्टा अजला को छोड़कर तमाम अजला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 9 जुलाई तक बारिश की वार्निंग जारी की गई है। केरला में होसदुर्ग में सबसे ज़्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मनार में 9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोझिकोड और मालाबार के कई इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे कई मकानात और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। सर्द हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत के कई मकामात पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में 1 से 3 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। और कर्नाटक के साहली इलाकों में शदीद बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। महकमा मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र आज तालीमी इदारे बंद हैं। उडुपी, कोडागू, हासन और शुमाली कंडर अजला में स्कूलों के साथ साथ आंगनवाड़ी मराकज़ बंद किए गए हैं। दूसरी जानिब मिट्टी के तोदे गिरने से मुतअद्दिद अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं मंगलुरु में ज़िले में मिट्टी के तोदे गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई है। यह वाक़या बुध की रात उस वक्त पेश आया जब 5 मजदूर खेत में काम कर रहे थे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक साहिली इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है।
और अब बात आसाम की करें तो ज़्यादातर नदियों में पानी के कम होने की वजह से आसाम में सैलाब की सूरत हाल में बुध को बेहतरी देखी गई है। ब्रह्मपुत्र वादी में अब सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। हालांकि बराक वादी में बराक नदी और कोशियारा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आसाम रियासत के कुदरती आफात से मुतालिक अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कछार ज़िले में अब भी 5,69,000 से ज़्यादा लोग इस सैलाब से मुतासिर हैं। सैलाब से आसाम के 20 अजला के 837 गाँव के 9,68,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। 19,589 हेक्टेयर ज़री ज़मीन अभी भी पानी में डूबी हुई है। कल 2 बच्चों की मौत हो गई थी। अब रियासत में सैलाब के तोदे गिरने के वाक़यात में मरने वालों की तादाद 186 हो गई है। कई अजला में नदी के आसपास के इलाकों में कटाव की भी खबर है, जिसमें मकान और सड़कें तबाह हो गई हैं। ASDM की रिपोर्ट के मुताबिक 1,35,000 से ज़्यादा अफराद ने 295 राहती कैंपों में पनाह ले रखी है। वहीं दूसरी जानिब इलाकाई मौसमियाती साइंस के मरकज़ गुवाहाटी ने रियासत में आइंदा कुछ दिनों में गरज के साथ बिजली गिरने और मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया है। मुतासरा इलाकों में बचाव और राहती काम जारी है। लोगों को राहती अशिया और सेहत से मुतालिक सहूलतें फराहम कराई जा रही हैं। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के नुकसान के मरम्मत के लिए और मुस्तकबिल में मुमकिन नुकसान को रोकने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। इंतज़ामिया मुआवजे और बाज़ आबादकारी के मकसद के लिए नुकसान का अंदाज़ा भी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के तहत 5,726 यात्रियों का नवा जत्था आज सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इनमें से 3,617 तीर्थ यात्री पहलगाम और 2,109 अकीदतमंद बालताल के रास्ते से यात्रा कर रहे हैं। दरियासना आज सुबह बालताल से 4,490 और चंदनवाड़ी के जानिब नुनवान बेस कैंप से मुक़द्दस गुफ़ा की तरफ 2,909 अकीदतमंद मुक़द्दस गुफ़ा के लिए रवाना हुए। पहलगाम के रास्ते महागुंज चोटी और शीशनाग जैसी अहम आरामगाह के मकामात अबरालूद हैं, लेकिन श्री अमरनाथ यात्रा आसानी से जारी है। कल 12,836 यात्रियों ने शिवलिंग के दर्शन किए और आज सुबह 8 बजे तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 91,147 यात्रियों ने भगवान शिव के मुक़द्दस दर्शन किए हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 3 सालों में खिलौनों की दरामद में 70% की कमी हुई है, जबकि बरामदात में 61% इजाफा हुआ है। हुकूमत ने कहा है कि मेक इन इंडिया के शोबे में मुस्बत असर पड़ा है। गौरतलब है कि अगस्त 2020 में मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील के बाद खिलौने के शोबे में हुकूमत की कोशिशों से काफ़ी मदद मिली है। PM ने भारतीय खिलौना सनत के नए सिरे से ब्रांडिंग पर जोर दिया था और ऐसे खिलौनों के इस्तेमाल पर जोर दिया था जो भारतीय रिवायती अक़दार पर मबनी खिलौनों के बच्चों के सीखने और डिज़ाइन करने के लिए सही हों। खिलौनों के कारोबार ने छोटे, दरमियाने और बड़े कारोबारी इदारों की तरफ से मेड इन इंडिया मसनूआत के साथ 96 नुमाइश कुनिंदगान को राग़िब किया है। इस खबर पर मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा कि क्या तब्दीली है। गुज़िश्ता 3 साल में हमारे खिलौनों की दरामदात में 70% तक की कमी आई है और बरामदात में 61% का इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की अपील भारत के खिलौनों के शोबे को बदल रही है। और आलमी खबरों में बोरिस जॉनसन ने बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कंजरवेटिव पार्टी के नए सरबराह के इंतखाब के लिए अमल शुरू होगा। नए वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक होने तक बोरिस जॉनसन ओहदे पर बरकरार रहेंगे। G20 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास आज से इंडोनेशिया के शहर बाली में शुरू हो रहा है। मीटिंग का मौजू है एक ज़्यादा पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया की तामीर। ये इजलास आलमी बहाली की कोशिशों पर बातचीत के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। इस मीटिंग में 2 सेशन होंगे। कसीरुल जहती नज़रिए को मजबूत बनाने पर मबनी पहले इजलास में आलमी ताउन को मजबूत बनाने और मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान एतमाद पैदा करने के मुश्तरका तरीक़ों पर तबादला ख़याल किया जाएगा। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर मबनी दूसरे इजलास में खुराक के बहरान, खादों की क़िल्लत और दुनिया में अशिया की बढ़ती कीमतों से निमटने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर G20 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। इंडोनेशिया के इस दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर दीगर G20 रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा
और मदऊ ममालिक के साथ दो तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने सीनियर काबीनी वज़ीर माइकल गोव को बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के ओहदे से बरतरफ कर दिया है। माइकल गोव भी उन सियासतदानों की फहरिस्त में शामिल है जो बोरिस जॉनसन के डाउनिंग स्ट्रीट में क़याम पर तनक़ीद करते रहे हैं। भारत और चीन के वज़राए ख़ारजा ने इंडोनेशिया के बाली में G20 इजलास से अलग मकामात की दोनों लीडरों ने बाहमी ताउन से मुतालिक दिगर पहलुओं पर गुफ्तगू की। भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मशरक़ी लद्दाख में LAC पर बकिया मसाइल को जल्द हल करने की ज़रूरत बताई। वज़ीर ख़ारजा ने सरहदी इलाक़ों में अमन बहाल करने के लिए सभी बचे हुए इलाक़ों में डिसएंगेजमेंट का अमल मुकम्मल करने के लिए मुसलसल कोशिशों पर जोर दिया। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हुए दोनों फ़रीक़ के और सिफारती अफसरान को मुसलसल राब्ते में रहना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते 3 अक़दार पर मबनी है। ये अक़दार बाहमी एहतराम, बाहमी हसास और बाहमी मफादात हैं। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दिगर इलाक़ों और आलमी मसाइल पर भी गौर व ख़ौज़ किया। और अपने दो तरफ़ा इजलास में डॉक्टर जयशंकर ने इंडोनेशिया के अपने हम मनसब रेटनो मार्सडी से भी मुलाकात की है। बाली में मुनक़िदा वज़ारत ख़ारजा के इजलास के लिए शानदार इंतज़ाम की तारीफ़ करते हुए वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि भारत इंडोनेशिया की सदारत की हिमायत करता है और हम इसकी कामयाबी की यकीन दहानी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और अब खेल की खबरों पर आइए नज़र डालते हैं। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला आज साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। एजबेस्टन टेस्ट में शिकस्त के बाद टीम इंडिया अब इस T20 सीरीज़ में इंग्लैंड से बदला लेना चाहेगी। टीम इंडिया की क़यादत एक मरतबा फिर से रोहित शर्मा करते नजर आएंगे जो कोविड की वजह से टेस्ट मैच से बाहर थे। इस मैच में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह समेत गुज़िश्ता टेस्ट मैच में शामिल कई भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे, जबकि हार्दिक पांड्या के साथ दीपक हुड्डा, ईशान किशन, दिनेश कार्तिक और उमरान मलिक जैसे खिलाड़ी मैदान में मौजूद रहेंगे। इस सीरीज़ का दूसरा मुकाबला हफ्ते के रोज़ बर्मिंघम में खेला जाएगा, जबकि तीसरा T20 मैच नॉटिंघम में खेला जाएगा। ख़वातीन हॉकी आलमी कप में पूल बी के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला आज न्यूजीलैंड के साथ होगा। भारतीय टीम को आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जीत दर्ज करनी होगी। इससे पहले इंग्लैंड और चीन के साथ खेले गए दोनों मुकाबले 1-1 से ड्रॉ हो गए थे। श्वेता पूनिया की क़यादत वाली भारतीय टीम अभी 2 पॉइंट के साथ पूल बी में तीसरे मकाम पर है। चीन और न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल में भारत से आगे हैं। न्यूजीलैंड ने मंगल के रोज़ इंग्लैंड को 3-1 से शिकस्त दी थी। और अब बात विंबलडन की। दूसरी सीड याफ्ता राफेल नडाल ने विंबलडन में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। नडाल ने 24 साल अमरीकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रेटनर को 4 घंटे से भी ज़्यादा देर तक चले इस क्वार्टर फाइनल मैच में 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 और 7-6 से कामयाबी हासिल की है। वहीं दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के माइनस टेनिस खिलाड़ी निक किर्गियोस भी विंबलडन 2022 के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। 27 साल किर्गियोस पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच में चिली के क्रिस्टियान गैरियन को 6-3, 6-3 और 7-6 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में किर्गियोस का मुकाबला राफेल नडाल से होगा। इसके साथ ही विंबलडन के विमेंस सिंगल मुकाबलों में रोमानिया की 30 वर्ष की सिमोना हालेप ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिमोना ने क्वार्टर फाइनल में 20 साल अमरीकी खिलाड़ी अमांडा एनसीमियोवा को 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। विंबलडन में विमेंस सिंगल्स के दूसरे मैच में 17वीं सीड याफ्ता रूस की एलिना राइबाकिना ने ऑस्ट्रेलिया की अजला टोमेलजानोविच को शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली है। एलिना ने क्वार्टर फाइनल मैच में अजला को 4-6, 6-2 और 6-3 से शिकस्त दी है। मलेशिया ओपन में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने दूसरे दौर के मुकाबले में जिंग यी मिन को 21-12, 21-10 से शिकस्त दी। सिंधु ने मुकाबला 28 मिनट के अंदर अपने नाम कर लिया।
हालांकि मर्दों के जुमरे में मायूसी हाथ लगी है। पी कश्यप को इंडोनेशिया के एंथोनी सिनीसोका गिंटिंग के हाथों 21-10, 21-15 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं बी साई परनीत को भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। साई परनीत को चीन के लीशी फिंग ने 21-14, 21-17 से शिकस्त दे दी है। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।